हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार गिल बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। अपन सेल पढ़ रहे थे और सेल में अपन ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की संरचना पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग। अब देखो ये कोशिकांग क्या है। तो कोशिकांग कोशिका के अंग है। कोशिकांग क्या है? कोशिका के अंग हैं जो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। अब देखो ये कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? तो जितने भी कोशिकांग हैं वो सारे कोशिकांग साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो सारे कोशिकांग कहाँ मिलेंगे? कोशिका द्रव्य में। तो एक सेल होती है उसमें अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और ये कोशिकांग अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं कहां पाए जाते हैं? तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब देखो जो कोशिकांग होते हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिन पर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिन पर झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी किसी भी झिल्ली का आवरण होता है वो नहीं पाया जाता है। और कुछ कोशिकांग ऐसे हैं या ज्यादातर कोशिकांग ऐसे हैं जिन पर इकहरी या एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तो यहां से अपने लिए क्वेश्चन बनता है कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं? तो ध्यान रखना, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग। तो दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांगों में आपको दो कोशिकांग ध्यान रखने हैं। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। और एक होता है हरित लवण। तो ध्यान रखना, ये दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है झिल्ली विहीन कोशिकांग। झिल्ली विहीन कोशिकांग। तो झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन से होते हैं? यहां पर भी आपको दो कोशिकांग ध्यान में रखने हैं। एक तो राइबोसोम। राइबोसोम और एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या इसको बोलते हैं हिंदी में तारक केंद्र या तारक पार। इसके बाद एकल झिल्लीबद्ध कोशिका। एकल झिल्लीबद्ध कोशिका। तो इनके अलावा जो भी कोशिकांग हैं, जैसे गोल्जी है, ईआर है, लाइसोसोम है, वो सब कोशिकांग कैसे होते हैं? एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग। तो अपने लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो यहां से बन सकता है कि निम्न में से दोहरा झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। तो ध्यान रखना, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग दो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण। कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जिन पर झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, यानी झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन से हैं? तो ध्यान रखना,
राइबोसोम और सेंट्रोसोम या तारक। ये दो कोशिकांग ऐसे हैं जिन पर झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो ये तो बात हो गई दोहरी झिल्लीबद्ध, झिल्ली विहीन और एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की। अब इसके बाद अपन देखते हैं एक एक कोशिका। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। तो देखो आज अपन इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब यदि इसकी खोज की बात करें तो खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशियों में, कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशियों में किसने की थी? कोलिकर ने की थी। और इस कोलिकर ने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सार्कोसोम दिया था। सार्कोसोम। तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा और इसका नाम क्या दिया? सार्कोसोम। अब इसके बाद देखो एक वैज्ञानिक थे आल्टमैन। इस आल्टमैन ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। अब बात आती है ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो ध्यान रखना एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा। सी बेंडा। इस बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस चीज का ध्यान रखना और यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो किसने की थी? कोलिकर ने। किसमें की थी? तो कीटों की रेखित पेशियों में की थी। और इसका नाम क्या दिया था? सार्कोसोम। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक थे आल्टमैन। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? तो ध्यान रखना बायोप्लास्ट। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। इसके बाद थे सी बेंडा। सी बेंडा ने क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और थे फ्लेमिंग। इस फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? फाइला नाम दिया था। अब ये तो बात हो गई कुछ इसकी खोज और नाम से संबंधित। अब इसके बाद देखते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अन्य नाम। अन्य नामों में ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का शक्तिगृह। तो कोशिका का
पावर हाउस, बिजली घर या शक्ति ग्रह, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का उद्योग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? एटीपी का उद्योग। क्योंकि जो एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको एटीपी का उद्योग भी कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका भट्ठी, कोशिका भट्ठी या संचयी बैक्टीरिया, संचयी बैक्टीरिया, संचयी बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? देखो, एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बैक्टीरिया में क्या संचित होती है? एनर्जी। एटीपी में भी क्या होती है? ऊर्जा होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भट्ठी या संचयी बैक्टीरिया। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकाएं भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका। अब ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकाएं क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। देखो, जो डीएनए होता है वो कहां होता है? केंद्रक में। अधिकांश डीएनए कहां होता है? केंद्रक में स्थित होता है। लेकिन कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका। इसके अलावा कोशिका का सर्वाधिक व्यस्त अंग, कोशिका का सर्वाधिक व्यस्त अंग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी सर्वाधिक व्यस्त अंग कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक नाम और याद रखना, कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। अब ये कॉन्ड्रियोसोम क्या है? तो कॉन्ड्रियोसोम का मतलब है कि जो एक सेल होती है, जरूरी नहीं है उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो। एक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। तो एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उन सबको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। तो एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। ये बात हो गई है इसके अन्य नामों की। तो अन्य नाम क्या है? इसको कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका का सर्वाधिक व्यस्त अंग होता है। एटीपी का उद्योग भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका भट्ठी या संचयी बैक्टीरिया भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। और एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सबको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। अब इसके बाद देखो, अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, कि माइटोकॉन्ड्रिया है कौन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। उपस्थिति, तो ध्यान रखना, अधिकांश कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो अपन को यह ध्यान रखना है कि कौन सी कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। तो एक तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। इसके अलावा परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। तो ये दो सेल आपको ध्यान रखनी है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी। इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और इनको छोड़ करके अन्य सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब यदि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है तो प्रोकैरियोट सेल्स में श्वसन कहां होगा? इन प्रोकैरियोट्स में श्वसन कहां होगा? तो श्वसन के एंजाइम होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? मीजोसोम में। और मीजोसोम क्या है? तो पहले मैंने आपको बता दिया था, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से जो संरचनाएं बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? मीजोसोम। तो जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जैसे प्रोकैरियोट सेल, तो उनमें श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी? मीजोसोम में संपन्न होगी। तो ये बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति और अनुपस्थिति। अब इसके बाद देखो, इसकी बात करते हैं संख्या। तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। तो देखो, जैसे शैवाल है माइक्रोस्टेरियास, या ऐसे बोल दो आप क्लोरेला, और ट्रिप्नेसोमा। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी? एक। क्लोरेला और ट्रिप्नेसोमा में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? एक। वृक्क कोशिका, जो वृक्क सेल होती है, वृक्क कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखना, वृक्क कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया 200 से 400 तक के होते हैं। अब इसकी बात करें यकृत सेल की, तो ध्यान रखना, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से लेकर के 1000 तक होती है। यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से 1000। अब इसके बाद देखो, एक अमीबा है जिसका नाम है चेओसेओस। और चेओसेओस क्या है? एक अमीबा है। इस चेओसेओस अमीबा में लगभग 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। चेओसेओस अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? लगभग 50,000। अब इसके बाद देखो, पक्षियों एवं कीटों की उड़न पेशियों में पक्षियों एवं कीटों की उड़न पेशियों में लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो संख्या में क्या है? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पक्षियों एवं कीटों की उड़न पेशियों में पाए जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 5 लाख होती है। अब इसके बाद बात करें अपन माइटोकॉन्ड्रिया के जीवन काल की। जीवन काल,
तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल है वो होता है 5 से 10 दिन का। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितना होगा? 5 से 10 दिन का होता है। ये बात होगी माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, अनुपस्थिति, संख्या और जीवन काल की। अब इसके बाद देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा कोशिकांग हरित लवक होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि जंतु कोशिकाओं में, अब आपको पता है जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया है ये पादप सेल्स में, पादप कोशिकाओं में दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। दूसरा सबसे बड़ा कोशिका। क्योंकि पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग, पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में तो दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसको बिना अभिरंजित किए अपन सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसको बिना अभिरंजित किए सूक्ष्मदर्शी से अपन नहीं देख सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी में कब देखा जाएगा? जब उसको अभिरंजित किया जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना। और एक चीज और देखना, जो अभिरंजक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजक होता है जेनस ग्रीन बी। माइटोकॉन्ड्रिया को किस अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं? तो ध्यान रखना, जेनस ग्रीन बी अभिरंजक से इसको अभिरंजित करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।